नमस्कार। मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 122 से लेकर के 124 तक बताऊंगी। तो आपको बता दें कि इससे पहले हमने अनुच्छेद 121 तक बता चुके हैं। तो अगर आप इन धाराओं का अध्ययन कर चुके हैं तो यह आपके लिए लाभकारी होगा। यदि आपने ये धाराएं नहीं पढ़ी हैं तो सबसे पहले आप उनको पढ़ लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आगे की धाराएं समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, आइए देखते हैं अनुच्छेद 122। तो अनुच्छेद 122 में क्या है कि इस अनुच्छेद में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना बताया जाता है। इसमें क्या बताया गया है कि जो संसद है, संसद की किसी भी कार्यवाही की जो विधि मान्यता की प्रक्रिया होगी उसको किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि संसद का कोई भी अधिकारी होगा या फिर उसका कोई भी सदस्य है जिसमें कि इस संविधान के द्वारा या फिर इस संविधान के अधीन संसद में प्रक्रिया या फिर किसी कार्य के संचालन का विनिमय करने की अथवा उनमें व्यवस्था बनाए रखने की जो शक्तियां हैं वो निहित होती हैं, और तब तक उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय के अधीन नहीं होगा। यह अनुच्छेद 122 कहता है। अब आइए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 123 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 123 के अनुसार संसद के विश्रांति काल में, यानी कि जब संसद जिस समय नहीं चल रही होती है उस समय अध्यादेश प्रख्यापित करने की जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उनके बारे में बताया गया है। क्या? अनुच्छेद 123 में। आइए देख लेते हैं कि क्या कहा है इस अनुच्छेद में। इस अनुच्छेद के अनुसार उस समय को छोड़ करके जब संसद के दोनों सदन में सत्र चल रहे होते हैं, तो यदि किसी भी समय राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो जाती हैं जिनके कारण उनको तुरंत कार्रवाई करना हो, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वे इस प्रकार का एक अध्यादेश लाएंगे और जो उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो ऐसा उनको अध्यादेश लाना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि इस अनुच्छेद के अधीन रहते हुए प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल का प्रभाव होगा। कौन से बल का? जो कि संसद के अधिनियम का होता है। यानी जब संसद के अधिनियम जब सत्र नहीं चल रहा होगा उस समय भी अगर कोई अधिनियम अध्यादेश लाया जाता है तो वह उसी प्रकार से प्रभावी होगा जो कि संसद के अधिनियम का होता है। पर कुछ कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रख्यापित अध्यादेश को रखा जाएगा और संसद के पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह की समाप्ति पर, यानी कि जब 6 सप्ताह उसका समाप्त हो जाएगा या फिर उस अवधि की समाप्ति से पहले ही दोनों सदनों के उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर देते हैं, यानी कि ये चीज़ पारित हो जाएगा, ये संकल्प कर लेते हैं दोनों सदन, तो इनमें से दूसरे संकल्प को पारित होने में कोई भी प्रवर्तन नहीं रहेगा और उसको राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। अब स्पष्टीकरण क्या है, इसमें क्या कहा है? स्पष्टीकरण में कहा है कि जहां पर संसद के सदन जो कि भिन्न भिन्न तारीख को अगर पुनः समावेत होने पर आउट किए जाते हैं तो वहाँ इस खंड के प्रयोजन के लिए 6 सप्ताह की जो अवधि की जो गणना होती है उन तारीखों में पश्चावर्ती तारीख से रखा जाएगा। पश्चावर्ती मतलब कि बाद की तारीख से रखा जाएगा। यदि जहाँ तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश की बात अगर कोई करते हैं, अध्यादेश के उपबंध से संबंधित कोई बात करते हैं, तो इसे अधिनियमित करने के लिए संसद द्वारा इस संविधान के अधीन अगर सक्षम नहीं है तो और वहां तक अध्यादेश जो है वहां पर शून्य हो जाएगा। ये तो रहा अनुच्छेद 123 की बात।
अब आइए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 124 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 124 जो है वह उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उच्चतम न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा और जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक 7 संख्या होगी या फिर उससे अधिक न्यायाधीशों से मिलकर के ये बनेगा, यानी कि कम से कम 7 न्यायाधीश उसमें होंगे। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं क्या कहता है। तो उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के जो उच्च न्यायालय होंगे उनके ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श लेने के बाद ही जो है जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे उनसे राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करेंगे, मुद्रा सहित अधिपत्र जारी करेंगे और उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। और उनके द्वारा नियुक्त न्यायाधीश तब तक अपना पद ग्रहण कर सकेंगे जब तक कि वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं। परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श लिया जाएगा। सबसे उसके मतलब सदैव परामर्श लिया जाएगा, यानी कि जब भी न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तो पहले मुख्य न्यायाधीश से मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श लेके ही होगी। परंतु यह भी है क्या, 2 पॉइंट और है, 3 पॉइंट है कि कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग भी कर सकता है। किसी न्यायाधीश को खंड 4 में उपबंधित रीति से उसको हटाया भी जा सकता है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी के द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी, यानी कि तय की जाएगी क्या, जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध किया जाता है। और कोई भी व्यक्ति जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा, तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक हो और किसी उच्च न्यायालय में 2 या 2 से अधिक न्यायालयों को लगातार 5 वर्ष तक उसमें न्यायाधीश बना रहा हो। किसी उच्च न्यायालय या फिर 2 से अधिक न्यायालयों को लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अगर वह अधिवक्ता रहा हो, या फिर इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधि वेदता रहा हो, यानी कि राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे करके भी उनको न्यायाधीश चुन सकते हैं। अब इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। इसका स्पष्टीकरण बहुत लंबा चौड़ा है तो मैं आपको शॉर्ट में अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या कि उच्च न्यायालय से यहाँ पर अभिप्राय ये है कि जो कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में अधिकारिता का प्रयोग करता है, जो कि प्रारंभ से करते आ रहे हैं। स्पष्टीकरण 2 में प्रयोजन बताया गया है कि प्रयोजन के लिए किसी भी व्यक्ति को अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान उस व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के बाद में कोई भी न्यायिक पद अगर धारण किया है तो वह भी इसमें शामिल होगा। उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता है जब तक ये साबित ना कर दिया जाए कि उसको हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल संख्या की बहुमत प्राप्त हो गई है और कम से कम संसद के दोनों सदनों में मत देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ हो तो ही वह हटाया जा सकता है। उस पर भी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही होगा। संसद के खंड 4 के अधीन किसी भी समावेदन में रखे जाने के लिए न्यायाधीश के कदाचार, असमर्थता
के अन्वेषण द्वारा साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय किया जाएगा, तभी वह पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा अगर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है और वह अपने पद को त्याग करना चाहता है तो उसके लिए उसको राष्ट्रपति के समक्ष अपने लिखित हस्ताक्षर सहित पत्र देना होगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति है, उसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में तभी पद धारण कर सकता है जब वह भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में किसी भी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा और उसको न्यायाधीश के पद के रूप में धारण करने के लिए तीसरी अनुसूची में प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण करना पड़ेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। यह अनुच्छेद 124 में बताया गया है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। और कृपया करके ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव या फिर जो भी लॉ रिलेटेड स्टूडेंट हैं उनको ज़रूर भेजें। इससे क्या होगा कि उन्हें फ्री में काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि हाँ, स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख करके वे कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और प्लीज़ इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी? यदि कोई त्रुटि हो रही है, आप इसमें कोई संशोधन करना चाहते हैं तो वह भी कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।